Hello everyone, myself Shivam Goswami. I am master student in Department Chemistry at IIT गांधीनगर। आज हम आगे की चर्चाओं को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज हम अदर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कुछ और बेसिक पार्ट हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लेक्चर और लगेंगे जिसमें हम कुछ बेसिक पार्ट को और डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो बेसिक पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस। तो भाइयों, हमने बुक्स के अंदर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को देखे ही होंगे, पर जब हम पढ़ते थे तो इसके बारे में हमें किसी ने ज़्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं दी थी। तो हमें लगता था कि ये कलरफुल स्ट्रक्चर क्यों है, स्ट्रक्चर के आसपास कलर क्यों शो कर रखा है, इसका हमें ज्ञान नहीं था। पर इस कलर्स क्यों दिखाए गए हैं इसका भी कुछ मुद्दा नहीं समझ में आया कि कलर्स क्यों दिखाए गए। पर हर एक कलर का बुक्स के अंदर जब चीज़ें दर्शाई जाती हैं तो हर एक चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे भी कलर कुछ दर्शाने का कुछ एक जरिया जो है वो कुछ ना कुछ हमें बताना चाहते हैं। तो ये जो कलर्स हैं वो शो कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस को के बारे में बता रहे हैं। देखना, तो यहाँ पे जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर है, देखना भाइयों, यहां पर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है। और जो ये ब्लू कलर है वो जो बता रहा है भाइयों, यहां पे ध्यान देना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ग्रीन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत वहां पर है प्रेजेंट, पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेड एरिया में ज्यादा है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, ब्लू एरिया में ज्यादा है। तो ये कलर्स कुछ ना कुछ शो कर रहे हैं। तो अगली बार जब हम बुक्स को रीड करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो कलर्स भी दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। हम कलर्स के माध्यम भी से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखना, ये एग्जाम्पल जो है ये जो है वो CH3Cl का है। तो यहाँ पर देखना, CH3Cl में आपको पता है ये जो ब्लैक कार्बन है वो आपका कार्बन है, मतलब ब्लैक जो है वो कार्बन है, और क्लोरीन जो है वो ग्रीन कलर में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चीज देखना, तो कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी, क्लोरीन के पास होगी। तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ये साइन है बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का जो हमने कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। तो डेल्टा नेगेटिव क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए यहाँ पे रेड रीजन ज्यादातर क्लोरीन के आसपास ज्यादा शो कर रखा है और कार्बन के आसपास ब्लू रीजन को दर्शाया गया है। तो ये हम कलर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर ज्यादा है। सेम एज फॉर्मल्डिहाइड के केस में देखो, ऑक्सीजन के आसपास रेड रीजन ज्यादा है और ब्लू रीजन कार्बन के आसपास है। सेम फंडा यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पर जो रेड और रीजन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और जो ब्लू रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस जो हमने यहाँ पढ़ा है, बस थोड़ा नॉलेज के लिए है, कोई जरूरत नहीं है मेमोराइज करने के लिए, बस बुक्स रीडिंग में आपको हेल्प करेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इसलिए पहले हम स्लाइड को क्लियर कर लेंगे। दैट्स, हाँ, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफाई ईच बॉन्ड, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं क्लियर, classify each bond as a non-polar covalent or polar covalent or state that ions are formed। polar covalent और non-polar covalent bond कौन सा है वो चीज देखेंगे। तो सल्फर हाइड्रोजन में हमें पता है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक मिनट, ठीक है, इस सल्फर के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब यहां पर जो ये बॉन्ड बन रहा है वो ऑलमोस्ट पोलर कोवलेंट बन रहा है, क्योंकि जो यहां जो सल्फर हाइड्रोजन के बीच में है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन पे कम होगी। सेम इस कार्बन और फ्लोरीन की बात की जाए तो यहां पे फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। और कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, इस चीज के लिए ध्यान रखना। तो यहां पर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है भाई। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा, यहां पर ध्यान देना। कार्बन क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है।
अब बात आती है फास्फोरस के केस में भाइयों। क्या फास्फोरस के केस में जो फास्फोरस और हाइड्रोजन है वो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हार्डली इक्वल होगा, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होंगे भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एटम्स आर कोवलेंट और आयनिक, ये बताना है, ठीक है। तो कोवलेंट और आयनिक बताने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम होगा, जिसकी वजह से यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका पोलर कोवलेंट। क्या बनेगा? कोवलेंट, सॉरी, क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां और नेक्स्ट इज कार्बन और फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ कार्बन से, तो हम बोल सकते हैं आयनिक बनेगा, बट कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो यहां पे भी फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद जिसकी वजह से यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो भी कोवलेंट बनेगा, ठीक है। हाँ, लिथियम और फ्लोरीन की बात की जाए तो लिथियम एक मेटल है, फ्लोरीन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, मेटल कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ ज्यादा हाई होने की वजह से यहां पे जो बॉन्ड बना वो आयनिक बनेगा। जबकि कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन कभी भी आयनिक नहीं बनाता, यहां पे इसके साथ मेटल होने के बावजूद भी यहां पर जो ये बना है वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन कभी भी आयनिक नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नाउ नेक्स्ट इज पोलैरिटी बतानी है ईच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड, पार्शियल चार्ज, डाइपोल एरो के साथ हमें इसको दर्शाना है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन के पास ज्यादा होगी, तो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से शो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन ऑक्सीजन की बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट इधर शो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तो ज्यादा होगी। कार्बन मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल एक जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं, जिसकी वजह से मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डाइपोल कार्बन के टुवर्ड हो जाएगा। बोरोन हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन से ज्यादा होती है, यहां ध्यान रखना, तो डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन की टुवर्ड ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन के टुवर्ड ज्यादा होगी। तो ये कुछ आंसर है जिसको मैंने यहां लिख रखा है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इनके आंसर बहुत अच्छी तरीके से शो कर रखे हैं जो यहाँ पे दे रखा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 1.7 से कम होती है, और कार्बन फ्लोरीन की 1.7 से ज्यादा होती है, बट स्टिल ये पोलर कोवलेंट होता है, क्योंकि कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी फॉस्फोर हाइड्रोजन की, ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और बोरोन हाइड्रोजन की जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसको देख लेना, जो कि और यहां पे लिख भी रखा है मैंने, फॉस्फोरस हाइड्रोजन आर वेरी क्लोज, सो देयर इज हार्डली एनी पोलैरिटी इन पीएच बॉन्ड, सो ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस स्लाइड को क्लियर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गाइस, हम ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादातर केसेस में हम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं, बट ऑर्गेनिक के अंदर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कन्वीनियंट होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं और उन बड़े मॉलिक्यूल्स में बड़े ग्रुप्स मेंशन होते हैं, और हर एक मतलब अब उन बड़े मॉलिक्यूल्स में हर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू हम पोलैरिटी को चेक करने चलेंगे तो बहुत ही डिफिकल्टी आएगी, जिसकी वजह से हमें ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्ञान होना जरूरी है। उसको अभी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, रटना नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको कंपैरिजन के थ्रू चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ज्यादा कन्वीनियंट होती है। तो लाओ आइए चेक करते हैं, और ये जो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपेटिबल विद पाउलिंग स्केल के थ्रू ये चीज दर्शाई गई है। तो यहां पे ध्यान देना, तो जो CH3 ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.3 होती है, और CH2Cl की 2.8 होती है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करके आपको चीजें आइडिया लेना है, वैल्यूज याद नहीं करनी, ठीक है। तो CHCl2 की होती है 3.0, CCl3 की 3.0, ठीक है। ऐसे सारी वैल्यूज दर्शाई है, इनको एक बार देख लेना, इनकी वैल्यूज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन से किस में। अल्काइन की 3.3 होती है, साइनाइड की होती है 3.3, तो इन दोनों के आस ऑलमोस्ट सेम होती है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। OH की 3.7 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा हुई,
उससे भी ज्यादा हुई आपकी NH3 पॉजिटिव की। तो इस तरीके से हमें चीजें थोड़ा बहुत आइडिया बना के याद करना है, और बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आपको हेल्प करेगा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अधिकतम केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए यहां पे दे दिया गया है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द बॉन्डिंग पैटर्न एंड फॉर्मल चार्ज। तो भाइयों फॉर्मल चार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो चीज समझना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो यहां पे मैंने लिख भी रखा है, तो देखते रहना। तो वी विल स्टडिंग लॉट्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म इन दिस कोर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लॉट्स ऑफ रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा भाइयों, उस रिएक्शन के दौरान हमारे रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी होगा, जिसकी वजह से आपको क्या दिखेगा, चार्ज का डेवलपमेंट दिखेगा। और हमें यह जानना जरूरी है किधर पॉजिटिव चार्ज है और किधर नेगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस चीज के लिए, इस चीज को शो करने के लिए आया आपके फॉर्मल चार्ज, कि किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर ज्यादा है और किधर कम है। चार्ज के थ्रू ये चीज ज्यादा क्लियरिटी आती है, तो फॉर्मल चार्ज की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज। तो हमें पता चल गया फॉर्मल चार्ज की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड करें हम फॉर्मल चार्ज को। तो फॉर्मल चार्ज देखना भाइयों, मैं यहां दिखाता हूं आपको। अगर किसी एटम के अंदर, इजी है, किसी एटम के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर वो ऑलमोस्ट उतने हैं, ऑलमोस्ट छोड़ो उतने ही हैं, तो फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। और अगर उस वैलेंस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे एक्स्ट्रा हुए, तो फॉर्मल चार्ज आपका नेगेटिव आएगा। और अगर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे कम है, तो फॉर्मल चार्ज आपके पॉजिटिव आएंगे। अब बात आती है कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव आएंगे, इस चीज को भी देख लो। अगर नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितने ज्यादा एक्स्ट्रा होंगे उतने ही एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लगाने, ठीक है। और जितने नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितने कम होंगे उतने ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, जितने ही कम होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज को दिखा देंगे। तो ऐसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो अभी मैं शायद आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कार्बन पे देखो, यहां पे ध्यान देना, इस मीथेन के ऊपर, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। तो मीथेन के अंदर ये जो कार्बन है, इस कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। पर हाँ एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको कंडीशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको इस बॉन्ड में सिर्फ बॉन्ड पेयर को नहीं काउंट करना, बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखना। सिर्फ बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करने, बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। तो यहां पे ध्यान देना कार्बन पे, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर ये ठीक है। तो कार्बन के पास देखो, कार्बन के रेड कलर से शो कर रखे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बना रहा है। पर यहां पे फॉर्मल चार्ज की बात आई, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 ही हैं। तो यहां पे कार्बन के पर जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। मैंने जैसा कि बताया कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, तो फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उतने ही है भाइयों, देख सकते हो। तो हाइड्रोजन के भी यहां पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो ये क्लियर हुआ फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। और भी एग्जांपल जिससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, ठीक है, दिस ग्रुप। तो यहां पे ध्यान देखना, कार्बन के देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 होने चाहिए और 4 ही हैं, तो इसके पास फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर 0 हुआ। ऑक्सीजन पे देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हैं, और ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पे भी फॉर्मल चार्ज 0। यहां पे ऑक्सीजन पे 0 चार्ज होंगे, यहां पे भी 0 होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लेना, आपको क्लियरली श्योर है। हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले तो फॉर्मल चार्ज 0। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्मल चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो यहां पे ना ही नो गेन हुआ, नो लूज, मतलब ना ही गेन हुआ ना ही लूज हुआ। दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3। तो CH3 को देखो, कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है।
एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से मैंने बोला था जितने कम होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज शो करना है। यहां पे एक कम है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से कार्बन पे यहां पे +1 फॉर्मल चार्ज आएगा। तो यहां पे देखो CH3 पॉजिटिव के रूप में यहां पे होगा। ठीक है, कार्बन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लेस देन इट्स वैलेंस, सो +1 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन OH के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 से एक एक्स्ट्रा हो गए, समझ रहे हो? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6 से एक एक्स्ट्रा हुए, तो जितने एक्स्ट्रा उतने ही नेगेटिव। तो ऑक्सीजन यहां पर OH नेगेटिव के फॉर्म में पाया जाएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब समझ आया OH नेगेटिव क्यों होता है? ठीक है, इस स्लाइड को क्लियर करता हूं और एग्जांपल देखते हैं। असाइन फॉर्मल चार्ज टू कार्बन नाइट्रो ऑक्सीजन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो अब मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा, तो यहां देखना, इस कार्बन को देखो, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 2 3। ये गलती से लग गया, मैं इसको हटा देता हूं। ओ हाँ ठीक है, हट गया। तो यहां पे देखो 3 ही है, 4 होने चाहिए, 3 है, एक कम है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। ठीक है, और इस कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, तो इस पे 0 चार्ज होगा। तो इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0, इस पे +1। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, इस कार्बन पे होगा 4, देखो इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 4 वही दिख रहे हैं, तो आप पे 0 चार्ज होगा। यहां पर ऑक्सीजन पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 0 होगा। इस ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से यहां पे -1 चार्ज होगा। ओके, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 होगा। ठीक है, यहां पे बात की जाए CH3CN के अंदर, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होने चाहिए। तो आइए देखिए, तो 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा। कार्बन की बात की जाए तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल 0 फॉर्मल चार्ज है इसके अंदर, न्यूट्रल है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन की बात की जाए तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड से आए और 2 इधर से, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए भाइयों? 6 होने चाहिए। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो यहां फॉर्मल चार्ज आएगा +1। तो इसीलिए H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये H3O प्लस ही है भाइयों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। तो देखिए CH3O, तो यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास 6 तो दिख रहे हैं और एक बॉन्ड से आए 7 हो गए, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे -1 चार्ज आएगा। कार्बन के पास 4 है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा। यहां देखो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, जिसकी वजह से यहां पे +1 चार्ज आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक कम होने की वजह से। कार्बन यहां 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे 0 होगा फॉर्मल चार्ज इसका। इस पे बात करी जाए नाइट्रोजन, यहां ये वाला नाइट्रोजन 5 के 5 बॉन्ड ले रहा है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सो इस पे 0। यहां देखो 1 2 3 तो इस बॉन्ड से आए, एक यहां से आए, तो इस वाले नाइट्रोजन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहां पे आ गया +1 चार्ज। क्लियर हुआ भाइयों? ठीक है, यहां नाइट्रोजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो फॉर्मल चार्ज 0। यहां पे नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, फॉर्मल चार्ज 0। इस वाले नाइट्रोजन की बात की जाए 1 2 3 4, एक मिनट कुछ गड़बड़ी होगी यहां, एक मिनट, इसके यहां मैंने कैंसिल करता हूं, यहां मैंने इसके आंसर भी कर रखे हैं, इसको इसके थ्रू देखते हैं। एक मिनट, ओह सॉरी बैक करते हैं। हाँ चलो, यहां पे ध्यान दो, इस नाइट्रोजन की बात की जाए, यहां मैंने क्वेश्चन ही गलत कर दिया। हाँ यहां पे ध्यान देना, सॉरी ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया, इधर ध्यान देना, बाय मिस्टेक हुआ है। यहां पे ध्यान देना, मैं ऑक्सीजन समझ बैठा। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 5 होने चाहिए, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 और बाकी दो बॉन्ड्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे नेगेटिव -1 नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहाँ -1 आएगा, एक नेगेटिव। यहाँ पे 4 है नाइट्रोजन के पास, एक कम पड़ गया, तो यहाँ +1 आएगा। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव, तो एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव कट जाएगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव बच जाएगा, इसलिए अजाइड आयन पे N3 नेगेटिव होता है। अब समझा, ये अजाइड आयन ही है। ऑक्सीजन की बात की जाए, यहाँ 2 तो दिखा रखे हैं, 2 इस बॉन्ड से आएंगे और एक यहाँ से आएगा, 2 2 4 1 5, एक कमी होने की वजह से +1 नेगेटिव चार्ज आएगा, +1 सॉरी नेगेटिव नहीं। नाइट्रोजन की बात की जाए 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 रख रहा है, तो 0, और यहाँ 6 के 6 है, तो ये 0, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा।
तो इसको, इस स्लाइड को मैंने पूरा सॉल्व करके यहाँ दिखा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पे कितने नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज शो कर रखे हैं, तो सारे फॉर्मल चार्ज यहाँ पे मैंने दर्शा रखे हैं, तो इसको देख लेना, बाकी मैंने सॉल्व भी कर दिया है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्डिंग पैटर्न। अब आ जाती है फॉर्मल चार्ज से बॉन्डिंग पैटर्न कैसे रिलेट कर रहा है उस चीज को देखने। तो बॉन्डिंग पैटर्न जो है, तो एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और उस 4 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटीज जो होगी वो ये है भाइयों, कि वो चारों को चारों सिंगल बना दे, एक डबल बना दे, 2 सिंगल बना दे, या एक ट्रिपल बना दे, एक सिंगल बना दे, और एक ऑप्शन ये है कि दोनों ही डबल बना दे। तो 4 बॉन्ड को ये इन्हीं 4 पॉसिबिलिटी से यूटिलाइज कर सकता है। और आप देख सकते हो कार्बन के पास हर एक ये जो 4 पॉसिबिलिटी है उसमें चारों के पास, कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से फॉर्मल चार्ज 0 आ गया भाइयों। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के, जैसे हमने कार्बन की बात करी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से 4 बॉन्ड बनता है। बट 5 नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 5। तो क्या 5 बॉन्ड बनेगा? नहीं भाइयों, अगर वो 5 बॉन्ड बनाने चला तो वो ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ऑक्टेट एक्सीड करने की वजह से 5 नाइट्रोजन कभी भी पेंटावलेंट नहीं हो सकता भाइयों। क्या चीज? ठीक है, कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि वो ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास ऑप्शन है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर, तो वो 3 सिंगल बना ले, या एक डबल बना ले, एक सिंगल बना ले, या एक काम कर ले वो तीनों ही ट्रिपल बना ले। मैं अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाता हूं, इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये देखो, नाइट्रोजन ने अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 यहां दिखाई, बाकी एक लोन पेयर अपने शेव कर लिया होगा। सेम यहां 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में निकाले, और 2 लोन पेयर यहां बना लिए, और एक लोन पेयर, सॉरी, सेम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 ट्रिपल बॉन्ड में चले गए, एक लोन पेयर। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन को दर्शा सकते हैं। यहां पर इसकी ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर रही, और नाइट्रोजन अपना इस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न शो करता है। भाइयों एक चीज नोटिस करोगे, हम बात आए नाइट्रोजन को बॉन्डिंग पैटर्न फॉर्मल चार्ज -1 ऑफ कार्बन की तरह नहीं शो कर रहा। अगर मैं कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दूं तो भी नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम कार्बन भी यहां पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग पैटर्न नाइट्रोजन का कार्बन के फॉर्मल चार्ज -1 से एक डिट्टो सेम होता है। तो मतलब इससे यह पता चलता है कि बॉन्डिंग पैटर्न किसी एटम पर डिपेंड नहीं कर रहा, नाइट्रोजन हो कार्बन पे, वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। और फॉर्मल चार्ज, इसी वजह से नाइट्रोजन की बॉन्डिंग पैटर्न फॉर्मल चार्ज -1 के कार्बन से सेम आ रहा है। चीज क्लियर हुई? पहले बात समझ आई बॉन्डिंग पैटर्न कैसे फॉर्मल चार्ज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, तो यह देखो नाइट्रोजन का बॉन्डिंग पैटर्न कार्बन के फॉर्मल चार्ज -1 से रिलेट कर रहा है। सेम बॉन्डिंग पैटर्न है, देख सकते हो आप। तो कार्बन पे अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, 5 हो जाएंगे, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सेम नाइट्रोजन की तरह बॉन्डिंग पैटर्न को शो करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचोगे इस तरीके से क्यों नहीं हुआ? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 बॉन्ड बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वहां पे दिखा दो। ये देखो दिखा दिया, मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं। तो हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाएंगे, तो इसके पास देखो आउटरमोस्ट शेल में, मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके 9 ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये 4 पॉसिबिलिटी गलत है, यहां पे ऑक्टेट क्या कर रही है? एक्सीड कर रखी है। ठीक है भाइयों, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का बॉन्डिंग पैटर्न और कार्बन पे एक फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आने के बॉन्डिंग पैटर्न दोनों सेम होते हैं। तो क्लियर हुआ यहां पर? नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नाइट्रोजन। ये हमने डिस्कस कर लिया। नाइट्रोजन ऐसे कार्बन की तरह नहीं शो कर सकता, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, एक मिनट, ओ सॉरी यहां पे, हाँ, ये जो केस है वो फॉर्मल चार्ज +1 का है। अगर नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो,
अभी तक 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो हो जाएंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जा सकता है। तो अभी फॉर्मल चार्ज जो +1 है ये बताता है कि नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन कैसे शो करता है, कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल बना सकता है, या एक डबल 2 सिंगल बना सकता है, और या फिर एक ट्रिपल 1 सिंगल बना सकता है, या दोनों ही डबल बना सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी थी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से। इसी वजह से नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज +1 में इसी तरीके से 4 चीजें शो करेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और, नाइट्रोजन दोनों साइड डबल नहीं बनाते, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो कुछ कार्बन की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, एक 4 सिंगल बना दिए, एक डबल और एक 2 सिंगल बना दिए, एक ट्रिपल 1 सिंगल बना दिया। ठीक है, कुछ कार्बन से ही रिलेट कर रहा है, फॉर्मल चार्ज +1 कार्बन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये भी बोल दिया कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगा। हाँ, एक केस हो रहा है, फॉर्मल चार्ज -1 हो जाए, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 500 थे, एक और आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 होने की वजह से इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने की, जिसकी वजह से ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा आने की वजह से फॉर्मल चार्ज -1। सेम, या सिंगल बॉन्ड बना दे दोनों, या एक डबल बॉन्ड बना दे, तो यही फॉर्मल चार्ज -1 में के केस में ये 2 बॉन्डिंग पैटर्न हो सकते हैं। सिमिलरली यही दोनों बॉन्डिंग पैटर्न किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज -1 ऑफ नाइट्रोजन, उसका बॉन्डिंग पैटर्न जो होगा वो सेम होगा एज लाइक ऑफ ऑक्सीजन। देख सकते हो यहां फॉर्मल चार्ज 0 है ऑक्सीजन का, और वो बिल्कुल सेम बॉन्डिंग पैटर्न दिखा रहा है -1 के नाइट्रोजन की तरह। ठीक है, सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेल है। ठीक है, +1 हो जाए तो इस तरीके से ऑक्सीजन शो करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कुछ नाइट्रोजन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सेम फॉर्मल चार्ज -1 हो जाए, 6 से 1 7 हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा सिंगल, तो O नेगेटिव यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न यहां रिलेट कर रहा है। तो भाइयों यहां तक जो बात थी वो फॉर्मल चार्ज और बॉन्डिंग पैटर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम VSEPR थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस मतलब जानना है, तो उसके लिए हमें उसके शेप और स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो शेप और स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कुछ थ्योरीज आई थी, वो थ्योरीज ये 4 थी। ठीक है, पहली थी लुईस कॉन्सेप्ट, फिर आया VBT, VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडेशन। इन 4 थ्योरीज की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के शेप और स्ट्रक्चर्स का आइडिया लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग से आई है। तो नाउ नेक्स्ट पहला जो थ्योरी आई थी वो लुईस कॉन्सेप्ट आया था। क्या भाइयों, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस ने कोई शेप के बारे में ज्ञान नहीं दिया था, कोई बॉन्ड एंगल स्टेबिलिटी के बारे में नहीं ज्ञान दिया था, ज्योमेट्रीज के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 2 एटम के जो बीच में बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है। क्या बनता है, शेयरिंग से। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड जो बना है उनके बीच में, वो लोकलाइज्ड होगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, वो फिक्स होगा। तो देखिए मैं कौन सा कलर दिखाऊं, हाँ, तो कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड explain the geometry and could not explain the geometry and bond angle of the and their stability। वो सिर्फ यही बताया, कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड के बारे में बताया। मतलब जो बॉन्ड बनता है और जो बॉन्ड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो जिसकी हेल्प से बॉन्ड बना है, वो लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, शायद ये शो नहीं होगा तो इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज का यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आए आपके VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसने एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड थ्रू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इन्होंने बताया कि जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। नेक्स्ट आए VSEPR थ्योरी। इन्होंने शेप का आइडिया दिया और इन्होंने ये भी बताया, एक्सप्लेन्स द राइट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम टू अचीव स्टेबिलिटी। उन्होंने ये बताया
VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की हेल्प से ये पता चली, इन्होंने शेप तो डिफाइन करी और ये तक बताया कि बॉन्ड और लोन पेयर किस तरीके से स्पेस में अरेंज किया जाए अराउंड सेंट्रल एटम की मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें मिले। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी? जब रिपल्सन कब से कम होगा। ठीक है, और लास्ट में आपके हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला, हाइब्रिडाइजेशन कोई रियलिटी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये प्योरली मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, VBT और VSEPR के जो दिए हुए कंसेप्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थी उसको क्लियर किया, उसमें कुछ एडवांसमेंट लेकर आए जिसकी वजह से हम इजीली शेप और ज्योमेट्रीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो नाउ आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को। VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है, चीज देखना भाइयों, इट इज बेस्ड ऑन सिंपल फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं ईच अदर एंड वांट टू स्टे एज फार एज फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। और वो चाहते हैं कि हम इतने मतलब अरेंज ऐसे हो जाएं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे ज्यादा मिनिमम हो अराउंड सेंट्रल एटम, अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिपल्सन आर मिनिमम एंड देयर स्ट्रक्चर इज स्टेबल। वो ये जानना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मेरे को दो बॉन्ड बनाने हैं, तो दो बॉन्ड स्पेस के अंदर कैसे अरेंज करूं सेंट्रल एटम के अराउंड कि उसके अंदर ऐसे अरेंज हो जाए कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, मींस रिपल्सन सबसे कम से कम हो। तो दो बॉन्ड का ऑप्शन ये है कि हम, जैसे अगर मैं दो बॉन्ड शो करने चलूं, ये दो बॉन्ड है, अगर मैं सेंट्रल एटम के अराउंड शो करना चाहूंगा जिससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन एक ही आता है कि मैं उसको स्ट्रेट कर दूं, मतलब इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के अराउंड होगा। तो दो बॉन्ड जो बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, लीनियर शो होगा, जिसकी वजह से इसका नाम जो पड़ा उसका लीनियर पड़ा। तो यहां से पहली ज्योमेट्री जो आई, लीनियर ज्योमेट्री आई। ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल होता है 180 डिग्री सेल्सियस का होता है, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मेरे को तीन बॉन्ड बनाने हैं तो मैं कैसे अरेंज करूंगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए, मिनिमम रिपल्सन हो? तो मैं ऑप्शन एक ही कर सकता हूं, तीनों बॉन्ड को क्या कर दूं, एक फिक्स बॉन्ड एंगल के अराउंड सेट कर दूं। इनके बीच में देखो, तीनों बॉन्ड देखो सेट कर दिया, और तीनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। और ये जो ट्राइंगल सा बन रहा है, एक ट्राइंगल सा बन रहा है, देख सकते हो, इसको इससे मिलाओ, इससे इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो एक ट्राइंगल सा बन रहा है। और ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है, मतलब एक प्लेन पे आ रही है, पूरी प्लेन पे आके बैठ जा रही है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या बना, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बना भाइयों? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पे देख सकते हो, और इन हर एक बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अगर हमारा ये जो होगा, मतलब दो बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या बॉन्ड तीनों। ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए, और ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर एटम के बारे में बात करता है। तो चार एटम अपने आप को कैसे स्पेस में अरेंज करे? तो आप बोलोगे चार एटम को अरेंज करने के लिए हम क्या कर दे चारों एटम को, कि ये जैसे कोई भी एटम है, जैसे कुछ भी एटम मान लेते हैं, तो आप कहोगे चार एटम को सिर्फ ऐसे अरेंज कर दो और 90 डिग्री पे अरेंज करेंगे तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो हमें 2D पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचना, हमें 3D का लॉन्ग चलेंगे, तो 3D का लॉन्ग देखेंगे कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं होगी। 3D का लॉन्ग जब देखा गया तो कार्बन अपने चार बॉन्ड, मतलब कोई भी चार बॉन्ड अरेंज करेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट, 109.5 डिग्री का लॉन्ग अगर वो अरेंज करेगा 3 डायमेंशनल में वो चार बॉन्ड, तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीच कर जाएगा। जिसकी वजह से देखो, तो कार्बन इस तरीके से चार बॉन्ड इस तरीके से अरेंज होंगे जिसके बीच में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, मिनिमम रिपल्सन होगा, और स्टेबिलिटी मैक्स हो जाएगी। ठीक है भाई, देख सकते हो आप। तो हर एक बॉन्ड, जो चार बॉन्ड होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड, यहां पे ध्यान देना, टेट्राहेड्रल, ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें चारों के चारों बॉन्ड 109.5 डिग्री होते हैं। यहां ध्यान देना, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाली। तो बात आती है, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं।
नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? क्या चीज? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात की जाए, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल, तो आओ चेक करते हैं कितने होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, कितने होते हैं? 109.5 डिग्री के। तो देखना, एक बॉन्ड एंगल ये वाला, 2 3, 3 बॉन्ड एंगल हो गए। अब मैं चौथा, 4 5 6, तो टेट्राहेड्रल में कितने बॉन्ड एंगल होते हैं? 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6 होते हैं और 6 के 6 सेम होते हैं 109.5 डिग्री के। क्लियर हुआ? तो याद रखना, एक क्वेश्चन आता है टेट्राहेड्रल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी ज्योमेट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीबीपी। ठीक है, तो टीबीपी में क्या होता है? 5 बॉन्ड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। तो 5 बॉन्ड इस तरीके से अरेंज होते हैं, देख सकते हो। तो आप देखोगे ये ट्राइगोनल प्लेनर हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की कहानी। ठीक है, और एक बॉन्ड इसके ऊपर लग जाता है और एक बॉन्ड इसके नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम क्यों आया? क्योंकि हमें पता है, चीज समझना, जैसे मैंने ये वाला हटाता हूं बॉन्ड, तो ये दोनों हटा दिए तो ये बना ट्राइगोनल ज्योमेट्री। एक बॉन्ड ऊपर खड़ा करूंगा तो इस बॉन्ड से यहां टच करो, इस बॉन्ड से यहां टच करो, इसी बॉन्ड से यहां टच करो, एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। और सेम अगर नीचे एक और बॉन्ड लगा दूंगा तो एक पिरामिड नीचे दिखेगा। तो 2 पिरामिड बन रहा है ट्राइगोनल के साथ, इसका नाम पड़ा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो कितने होंगे? तो यहां पे ध्यान देना, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। एक 90 डिग्री का, देखना, 190, 290, 390, इससे सेम उल्टा करके देखे, 490, 590, 690। तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हुए? टीबी के अंदर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हो गए 6। और एक बॉन्ड एंगल और है जो 180 डिग्री का है, देखना, एक ये पूरा स्ट्रेट, एक पाया 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल एक पाया। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर कितने बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं? 7 बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। एक बार वापस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा 7। और साथ में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है, देखना भाई, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर भी तो है ना। देखना, 120 120 120, तो 120 के कितने पाएंगे? यहां लिख दे रहा हूं, 120 के 3। तो ओवरऑल कितने बॉन्ड एंगल हो गए? 3 6 9 और एक 10। मतलब टीबीपी के अंदर टोटल बॉन्ड एंगल कितने हुए? 10 हुई। इस चीज का ध्यान रखना। किसी रीजन की वजह से वीडियो रुक गई थी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? 6 बॉन्ड्स होते हैं और 6 बॉन्ड्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। तो ऑप्शन ये है कि हम 4 बॉन्ड को प्लेन में रखें और 2 बॉन्ड को उसके ऊपर और नीचे रखें। तो जैसे हम 4 बॉन्ड को प्लेन में रखते हैं, जैसे लाइक दैट, मैं दिखाता हूँ आपको, देखते हो। तो थोड़ा सा, हाँ देखो, जैसे हम 4 बॉन्ड को प्लेन में रखते हैं तो यहाँ पे एंगल्स की बात की जाए तो देखना यहाँ पर, तो मैं बॉन्ड एंगल भी साथ के साथ काउंट करवाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले 4 बॉन्ड एंगल तो इसी के अंदर 90 90 90 90, तो 4 तो सेम प्लेन में ही 90 आ गई। अगर मैं एक बॉन्ड ऊपर रखता हूँ तो 4 90 ऊपर से आते, 1 2 3 4 90 ऊपर से आएंगे। देखना, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। और सेम अगर मैं 4 यहां से कर देता हूं, एक बॉन्ड और खड़ा कर देता हूं, यहां से 90, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, तो कितने 90 हो गए? 4 सेम से, 4 ऊपर से, 4 नीचे से, कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गए भाइयों? तो 12 बॉन्ड एंगल तो हमारे आगे, 12 बॉन्ड एंगल आपके कितने आगे? 90 डिग्री के आगे। ठीक है, और प्लस में 3 एक्सिस वाले, देखना 3 एक्सिस वाले कैसे? देखो, 4 बॉन्ड एंगल सेम में प्लेन में, देखो 4 बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड सेम प्लेन में, तो 1 और 2 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां देखो, एक 180, दूसरा 180 और तीसरा इस लाइन की वजह से 180, तो 3 आएंगे आपके बॉन्ड एंगल 180 के। तो 3 बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 180 के होंगे।
ठीक है, तो ओवरऑल कितने बॉन्ड एंगल हुए आपके? 15 बॉन्ड एंगल। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कितने? 15। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ये। तो कार्बन की बात की जाए, इस स्लाइड को थोड़ा क्लियर करता हूं। कार्बन को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कैसे पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पेज में। तो दो बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं, दो बॉन्ड सेम प्लेन पे होते हैं, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो कि रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और एक बॉन्ड अबव द प्लेन, जिसको वेज पोजीशन बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डैश। मतलब एक बॉन्ड हमारे आगे आ रहा होता है, प्लेन से बाहर आ रहा होता है, और एक बॉन्ड पीछे जा रहा होता है। जो प्लेन से बाहर आ रहा होता है उसको वेज पोजीशन दिखाते हैं, पॉइंटेड टुवर्ड्स यू, और पॉइंटेड अवे फ्रॉम व्यू जो प्लेन के अंदर जा रहा होता है उसको डैश पोजीशन से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से दिखाते हैं। देखो दो बॉन्ड सेम प्लेन में, एक बॉन्ड आगे और एक बॉन्ड पीछे। मतलब पीछे कैसे दिखाऊं, चलो दिखाते हैं आपको। देखो दो बॉन्ड सेम प्लेन में, एक बॉन्ड आगे एक बॉन्ड पीछे, कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर मैं थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज करूं तो एक वी के ऊपर दूसरा वी, ठीक है। बस ऐसे ओरिएंटेशन करूंगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखेगी। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो एक वी के ऊपर दूसरा वी कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज आपको बता दिया, पॉइंटेड टुवर्ड्स यू और पॉइंटेड अवे फ्रॉम यू। इसको वेज बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये चार तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है। पहला है लुईस स्ट्रक्चर, जिसको इस तरीके से दिखा सकता है पेज में एज अ 2D, जो एंगल यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा पर फिर भी यह है, ठीक है। एंगल क्लियर होता है, इसको 3 डायमेंशनली पेज के अंदर ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं 3D फॉर्मूला। फिर आता है आपका बॉल स्टिक मॉडल, और लास्टली आता है आपका स्पेसिफिक मॉडल। तो चार तरीके के स्ट्रक्चर्स है जो आपके बुक्स में दिखते हैं। टेट्राहेड्रल इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑर्गेनिक में अधिकतम केस टेट्राहेड्रल का आता है, इसलिए विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस स्लाइड को क्लियर करते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, इसको समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे, यहां पे ध्यान देना। एक मिनट, इसको क्लियर करता हूं। हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन भी यही क्लियर कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को कंसेप्ट को समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर छोड़ो, इससे बेस्ट होता है चीज समझना। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के पहले हमें यह काउंट करना पड़ता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम कर दिया जाए तो हमें मिलता है स्टेरिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं। क्या मिलता है भाइयों? स्टेरिक नंबर, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर, और हमें यह भी पता है एस ऑर्बिटल सिंगल होता है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, 1 2 3, ठीक है, और डी ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये चीज बताऊंगा। चलो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 एक्सिस में पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसलिए यहाँ पे 3 दिखा रखे हैं। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो होता है एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और बाकी दो बचे डी जेड स्क्वायर होता है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होते हैं 5 आपके डी ऑर्बिटल, जिनको मैंने इन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इनकी ओरिएंटेशन भी देखेंगे, शेप कैसे होती है, सारी चीजें हम देखेंगे। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक चीज देखनी है, मैं फिर दोबारा आता हूँ, ठीक है। यस, एक मिनट रुक जाओ ना। हाँ, यस, हाँ, अब डिस्कस करते हैं। ये हमारे एस और पी और डी ऑर्बिटल हमने देख लिए। हाँ, स्टेरिक नंबर की बात कर रहे थे। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आता है तो आपको 2 तक चलना है, एस और पी, तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी? एसपी। 3 आ जाए तो 3 तक चलना है, sp2, समझ गए। 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3, 4 तक चलना है। 5 आ जाए तो 5 तक चलना है, क्या आ जाएगी? sp3, sp3d, और 6 आ जाए तो sp3d2। समझ आ गया ना कैसे चलते रहना है, काउंट करते रहो, आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगी। अगर हाइब्रिडेशन sp है तो उसको लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं, जो कि हमने देख ली। sp2 होती है तो ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर,
ठीक है। sp3 होगी तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और sp3d होगी तो 3d होगी तो tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तीनों सारे स्ट्रक्चर हमने देख लिए। और लास्टली sp3d2 होगी तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्या होगी भाइयों? ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी ज्योमेट्री हमने देख ली है। तो इस सारी चीजें कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं इसकी शॉर्टकट बता दिया आपको। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लोन पेयर काउंट करेंगे। इससे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को देखने के पहले हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, और ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में क्या है भाइयों, यहां पर ध्यान देना। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ा, तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सारी ज्ञान जो जरूरत है वो यहाँ पे लिख दिए। आप चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर देखते जाना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम देखने वाले हैं। टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्रीज को देखने वाले हैं। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्रीज तो यहाँ पे है नहीं, पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज को देखेंगे। तो टेट्राहेड्रल में देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो 4 होने की वजह से आओ 4 हुए तो हाइब्रिडेशन क्या होगी आपकी? sp3, और ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। तो आइए देखिए, तो 4 होने की वजह से ज्योमेट्री क्या आएगी आपकी? टेट्राहेड्रल। और शेप में क्या होता है देखना भाई, शेप में क्या होता है, देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखा रखी है, एक लोन पेयर है उसको इस तरीके से दिखा है। शेप में क्या होता है, लोन पेयर गायब हो जाता है। तो ये देखो लोन पेयर गायब कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार की चीज दिख रही है, एक पिरामिड की तरह, तो शेप हो जाएगी आपकी पिरामिडल। तो शेप में लोन पेयर नहीं दिखते, बॉन्ड पेयर ही दिखते हैं, इतना ध्यान रखना। ज्योमेट्रीज में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर करते हैं, लोन पेयर गायब हो जाते हैं, भूत बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो शेप दिखता है उस हिसाब से उसका नाम हो जाता है पिरामिडल। हाँ, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक होगी, यहाँ पिरामिडल नहीं है। ठीक है, इस चीज को भी दिखाता हूँ। वाटर में देखा जाए तो 1 सिग्मा, कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, तो उसको मिला के 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा, 4 स्टेरिक नंबर आ गया। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? सेम sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? टेट्राहेड्रल। शेप की बात की जाए तो दोनों लोन पेयर भूत बन जाएंगे। भूत बनने के बाद कुछ इस प्रकार के शेप बच जाएगा। ये लोन पेयर यहां पे जो थे वो हट गए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से दिखाएगा, बेंट शेप दिखेगी, बेंट या वी शेप, उल्टा वी भी बोल सकते हो। तो जिसकी वजह से यहां पे जो शेप आएगी वो बेंट आएगी या वी शेप आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना। इस स्लाइड में इतना ही। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर ज्योमेट्री की बात की जाए तो यहां पे देखो कार्बन की हाइब्रिडेशन। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है और एक सिग्मा यहां से, तो इस कार्बन की स्टेरिक नंबर आ गई 2, और जिसकी वजह से इसे हाइब्रिडेशन होगी sp, और sp होने की वजह से देख सकते हो sp जो होता है वो होता है लीनियर। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। सेम यहाँ कार्बन को देख सकते हो, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे पिंक है ऑलरेडी। तो 1 सिग्मा यहाँ क्या हो गया, सॉरी, 1 सिग्मा यहाँ से, 1 सिग्मा यहाँ से, 1 पाई हटाना है। 2 सिग्मा कार्बन पे स्टेरिक नंबर 2 होने की वजह से हाइब्रिडेशन sp और लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, सेम यहाँ C2H2 में 1 सिग्मा यहाँ से, 1 सिग्मा यहाँ से, 1 सिग्मा यहाँ से, इस कार्बन की जो स्टेरिक नंबर हुआ 3 का मतलब होता है sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। सेम यहाँ पर भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन जो होगी वो sp2 होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। सल्फर की हाइब्रिडेशन निकालो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आ गया आपका 4, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, और जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। इजी है ना? सेम यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, सेम अगेन टेट्राहेड्रल। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, अगेन टेट्राहेड्रल। यहाँ देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 3 सिग्मा sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो आ जाते हैं तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। सेम यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 3 sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ आ जाते हैं कंसेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयर शेप। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाइयों? मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑर्बिटल
एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, एक तरीके से एक मैथमेटिकल टर्म है बस, ऑर्बिटल कोई रियलिटी नहीं है, एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहां पे एक चीज और है, ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं हमने देख लिया, ये जो शायद मैंने नहीं दिखाया, एक बार देख लो, एक मिनट क्लियर करता हूं मैं। यहां पे ध्यान देना, अब ऑर्बिटल देख रहे हैं तो एस और कई तरह के ऑर्बिटल होते हैं जिसको हमें देखना है। एक ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, एक डंबल होता है, एक डबल डंबल होता है, ठीक है। तो देखना, ये आपका स्फेरिकल जो होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, ये पी होता है, ये डी होता है। अब आपको मैंने बता दिया एस ऑर्बिटल एक होता है, पी तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वो एक्सिस का लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस का लोग, और डी भी 5 होते हैं जो कि मैंने दिखा दिए। तो एक बार क्लियर होना चाहिए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डबल होता है और डी डबल डबल होता है। अब आ जाते हैं सर, देखो एस ऑर्बिटल ले रहा स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल या पी एक्स दिखाया है, एक्स एक्सिस का लोग देखो, एक्स एक्सिस का लोग पी ऑर्बिटल, और यहाँ y एक्सिस का लूँ पी ऑर्बिटल, और यहाँ z एक्सिस का लूँ तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली, ये कलर्स क्यों दिखा रखे हैं, तो ये कलर्स वाई दीज आर डिफरेंट कलर्स, तो ये रीजन, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो दो डिफरेंट कलर है वो दो फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक फेस होता है आपका पॉजिटिव और एक फेस होता है आपका नेगेटिव, जो कि यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव फेस है, जब हम ईएम वेव पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस प्रकार से चलती है, तो एक फेस जो क्रस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ट्रफ होता है नेगेटिव होता है, तो ये जो प्लस फेस होता है वो इसी कलर से प्लस फेस को डिफाइन किया है, और नेगेटिव फेस जो होता है वो इसी फेस से डिफाइन किया है। जब हम वीवीटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हाइब्रिडेशन आएगी तो वहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है। एंड लास्ट, अब एक लास्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड वेव फंक्शन, तो मैं आपको शॉर्टली क्लियर करता हूं। वेव फंक्शन और रिप्रेजेंट करते हैं साई से, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अगर वेव फंक्शन ये होता है साई, अगर इसी साई में हम क्वांटम नंबर्स डिफाइन कर देते, क्वांटम नंबर्स 4 तरीके होते हैं, एन, एल, एम, एस, ठीक है। अगर ये हम केमिकल बॉन्डिंग में क्वांटम नंबर से एक पूरा टॉपिक आता है वहाँ डिस्कस करते हैं, बट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के पास चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो वेव फंक्शन होता है ओनली साई, अगर इसी वेव फंक्शन में हम क्वांटम नंबर्स डिफाइन कर दे तो आपका ये बन जाता है आपका पूरा ऑर्बिटल, ठीक है। ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, वेव फंक्शन और ऑर्बिटल के बीच में। अगर मैं मान के चलूं साई 210, तो इसका मतलब होता है n की वैल्यू होगी 2, l की वैल्यू होगी 1 और m की वैल्यू होगी 0। तो यहां l जो होता है 0 हुआ तो s ऑर्बिटल होगा, 1 हुआ तो p होता है, 2 हुआ तो d होता है। तो यहां पे ध्यान देना, एक मिनट, तो यहां जो p ऑर्बिटल है, चीज समझना, उसकी l की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये सेकेंड शेल के p सब शेल का एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे हम चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑर्बिटल एक्चुअल में ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है। तो बस इतना ही थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन में क्या होता है। वेव फंक्शन सिर्फ शाई होता है, और जब हम उसमें क्वांटम नंबर डिफाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका ऑर्बिटल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे वीवीटी और हाइब्रिडाइजेशन को, और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।